बच्चे लोग हम लोग NIOS क्लास 12 फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और उस क्वेश्चन पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था अप्रैल 2025 में। तो अप्रैल 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है जिस क्वेश्चन पेपर का कोड था OSS/B। ठीक है, ये देखो एक बच्चा हमको भेजा था, ये रहा क्वेश्चन पेपर इस तरीके से OSS/B, इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखिए कि बच्चे लोग फ़ोटो खींच के भेजता है तो उतना बढ़िया नहीं रहता है ना। तो इसको हमने सही तरीके से यहाँ निपटा लिया है। आइए अब इसको करें। क्वेश्चन नंबर 1, अ केमिकल सेल ऑफ EMF E and internal resistance R is connected to a resistance R. The potential difference across R is given by। तो एक बैटरी है और हम जानते हैं कि बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है जी, तो एक बैटरी है, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है ऐसे कुछ, ये स्मॉल r है, इसका ये प्लस है, इसका ये माइनस है, और इस प्लस माइनस से एक कैपिटल R कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, तो अब बताइए कि इस R के क्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। हम जानते हैं कि EMF E इज इक्वल टू R प्लस R इंटू करेंट। तो अब यहाँ से हमारे पास करंट निकल गया, करंट इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R। और हम एक चीज़ और जानते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू I इंटू R। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो गया RI इक्वल टू ये रहा, सो दिस इज इक्वल टू V, पोटेंशियल अक्रॉस R। तो V इक्वल टू ER डिवाइड बाई R प्लस R। कहाँ है भैया, ये रहा, ऑप्शन नंबर B में है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन शंटिंग ए गैल्वेनोमीटर इट्स। देखो जब गैल्वेनोमीटर को शंट करते हैं तो क्या होता है कि वो एमीटर का काम करने लग जाता है, और जब एमीटर का काम करता है तो करंट वो जो है मेजर करता है, लेकिन जो सेंसिटिविटी होता है उसका वो डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होगा कि मेजरिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। सो करंट मेजरिंग रेंज बढ़ जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, बट करंट सेंसिटिविटी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following nuclei has least possibility of undergoing nuclear fission और फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन कौन सा न्यूक्लियाई नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है। तो हाइड्रोजन, हम जानते हैं सन में हाइड्रोजन है और सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो ये तो भैया हो जाएगा। यूरेनियम, हम जानते हैं कि यूरेनियम हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, और जो है यूरेनियम जो है हमारा फिजन आता है, फिस हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा और ये फिस हो जाएगा, फिजन में होगा। और ये जो है आयरन, ये तो भैया हम लोग बर्तन करते हैं, अगर मान लो कि ये फिस और फ्यूज होता तो क्या इसका बर्तन बनता, हम इसमें खाना खाते नहीं खाते, टेबल चेयर इस्तेमाल करते नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, आयरन। अब यहाँ पर देखो प्लूटोनियम, ये भी हमारा फिस हो जाता है, फिसड्डी हो जाता है, तो ये फ्यूज हो जाता है, 2 मिल करके एक हीलियम बनाएगा। ठीक है जी, 2 मिल करके एक हीलियम बनाएगा, और ये जो है आपका ये दोनों आपका फिस हो जाएगा, टूटेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा आयरन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मिनिमम वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो वो होता है बेटा एयर का। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5, an electric dipole is kept in a uniform electric field such that its dipole moment P is anti-parallel to electric field E. The torque acting on the dipole will be, so torque is equal to PE sin theta। और दोनों कह रहा है कि ये दोनों एंटी पैरेलल है, मतलब इसका मुंह इधर है तो ये बेटा ये मुंह घुमा के इधर बैठा हुआ है ना। तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। तो बातें खत्म, ये टॉर्क इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 8 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट एंड देन इट्स प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इज। तो एक कैपेसिटर को पहले चार्ज करके लेके आ गया, अब वो चार्ज कैपेसिटर है, ला करके उसको सटा दिया। जैसे कि मान लीजिए कि एक लोहा का छोलनी गर्म करके लाई है ना मम्मी, और तुमको दाग दी, तो पूरा जो छोलनी का जो पूरा हीट था वो तो तुम्हारे हाथ पे लग गया
है ना जी, पूरे हाथ पे लग गया। तो अब क्या होगा कि तुम्हारे हाथ पे लग गया तो छोलनी का हिट पूरा का पूरा हिट तुम्हारे हाथ पे लग गया। तो वैसे ही अगर एक चार्ज कैपेसिटर लेकर के आए और हम दाग दिए, किसको दाग दिए भैया, रजिस्टर को दाग दिए, तो चार्ज कैपेसिटर का पूरा एनर्जी रजिस्टर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो चार्ज कैपेसिटर का जो एनर्जी हो गया U इक्वल टू हाफ CV², ये पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा रजिस्टर में। तो कितना हो जाएगा बेटा, कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफेराड, 10 टू द पावर -6 इंटू वोल्ट है 400, तो 400 इंटू 400 काटिए, 2 से कट, ये 4 बार में हो गया, तो ये हो गया 444, तो ये बेटा 64 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -6, तो बेटा 0.64 जूल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg at rest is raised to a height of 10 मीटर अंडर ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 170 न्यूटन। तो भाई साहब बैठे हुए थे चुपचाप 5 kg का, है ना, मान लो कि 5 kg का कबूतर बैठा हुआ है, लेकिन कबूतर 5 kg का होता नहीं है। 5 kg का बकरी का बच्चा बैठा हुआ है, कौन शैतान आया उधर से उसको 10 मीटर ऊंचा उठा दिया बकरी के बच्चे को, ठीक है, कितना फोर्स लगा के, कांस्टेंट फोर्स ऑफ 170 न्यूटन। तो कह रहा है क्या, एट द हाइट ऑफ 10 मीटर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी, तो 10 मीटर हाइट पे जो बॉडी का वेलोसिटी होगा, बकरिया का वेलोसिटी कितना होगा, यही बोल रहा है। जी का वैल्यू दिया है भैया 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने काम क्या किया, हमने बकरी उठाया, है ना, तो इस बकरी को उठाएं तो उसमें हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी और उसमें आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो पोटेंशियल वर्क डन कितना हो गया, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना उठाएं, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया mgh, और काइनेटिक एनर्जी से हम इससे पता लगाएंगे वेलोसिटी का, निकल जाएगा। तो ये हो गया बेटा फोर्स 170 इंटू हाइट 10 मीटर, mgh हो गया बेटा, m कितना हो गया, मास है 5 kg, g है 9.8 इंटू हाइट है 10 प्लस हाफ mv², m की जगह 5 v²। चलिए तो ये आ गया बच्चे हमारे पास कि 5/2 mv² इज इक्वल टू 1400 1400 माइनस 490। तो ये आ गया बेटा, कितना आ गया भैया, 900 1400 माइनस, नहीं 170 न्यूटन है, वही तो गलत हो गया थोड़ा सा यार, 170 तो ये आ गया बच्चे 1210, ठीक है। सो v² इज इक्वल टू, ये भी हो गया ना, 5/2 v² होगा, v² इक्वल टू 1210 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, काटो 5 से ये बेटा 2 बार में उड़ गया, उसके बाद ये 4, ये 2, 242/2। सो v² इक्वल टू 242 को कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 121 इंटू 2। सो v इज इक्वल टू √2 इंटू 121 इंटू 2, तो ये हो गया बेटा 2 इंटू 11 22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम्स। 10 मीटर लंबा तार है, उसका रेजिस्टेंस 40 ओम है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड एन आइडियल बैटरी ऑफ 3 वोल्ट EMF इन सीरीज। द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर इज। तो एक 10 मीटर लंबा तार है ना बेटा, ये AB से मान लो 10 मीटर लंबा है, और उसके बाद एक जो है कितना वोल्ट, इसका जो है रेजिस्टेंस हो गया 40 ओम, और एक अलग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 20 ओम का जोड़ दिया गया, और इन सभी कनेक्शन को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी है बच्चे 3 वोल्ट का। तो कह रहा है कि इसका हमको पोटेंशियल, यहाँ से AB के इस पोटेंशियोमीटर का हमको निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर। मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इस दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो V निकालेंगे और डिवाइड बाई इसके लेंथ से, AB लेंथ AB हम कर देंगे। क्लियर है। अब देखो बेटा, यहाँ पर 40 न्यूटन, यहाँ 20 न्यूटन, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 60 न्यूटन। तो करंट कितने का दौड़ेगा, करंट इज इक्वल टू हमारे पास न्यूटन नहीं बेटा 60 ओम,
ठीक है, V बाई आर, सो 3/60 एम्पेयर, इतने का करंट हो गया। अब क्या है, हमको निकालना है, हमको करंट पता चल गया, अब इस दोनों पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, सो V इक्वल टू VAB इक्वल टू करंट 3/60 इंटू रेजिस्टेंस 40। अब हमको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर, ये होता है बेटा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो VAB डिवाइड बाई 10 मीटर, क्लियर है। सो 3/60 इंटू 40 डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया बच्चे 3/60 इंटू 40, यहीं पर 10 नीचे ही आ जाएगा, तो ये काटो, ये 2 से 2 बार में कटा, और ये जो है बेटा 2 बार में, तो ये आ गया 0.2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 0.2 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, a spring of length L and force constant K is divided into two parts A and B such that LA is to LB equal to 2:3. The force constant of part A will be, तो एक स्प्रिंग है इस तरीके से, आधा आधा 2 टुकड़ा में काट दिया गया है यहाँ से, तो ये हो गया बेटा LA, ये 2 हिस्सा, ठीक है, 2x मान लो, और ये LB ये 3x, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो पूछ रहा है कि भैया अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सो KA इज इक्वल टू, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, तो हमारा जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, सो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट इज हमारे पास हो गया 5, और 5 डिवाइड बाई ये जो है अभी इसका वाला जो है हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, सो 2, ठीक है, तो 5/2K ओरिजिनल के। तो मान लो कि भैया हमारे पास ओरिजिनल का था K, ओरिजिनल का था K दिया है, ओरिजिनल का था K, तो जो इस पार्ट का होगा, इस पार्ट का हो जाएगा बेटा टोटल 5/2K, जितने हिस्से में डिवाइड हुआ ना, इसको ऐसे समझो ना, LA प्लस LB डिवाइड बाई LA इंटू K, तो ये बेटा 5/2K, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आउटसाइड अ न्यूक्लियस अ प्रोटॉन इज स्टेबल, अ न्यूट्रॉन इज स्टेबल, ठीक है। देखो इसलिए कहते हैं कि PYQ करना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलेगा बुक में, तो PYQ करना बहुत जरूरी है ताकि पता लगे कि क्वेश्चन आता कैसे और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो आउटसाइड अ न्यूक्लियस बेटा प्रोटॉन स्टेबल होता है न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर निकाल के रखेंगे तो 15 मिनट में ये हाफ हो जाएंगे, ठीक है, डीके हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। चलिए, तो प्रोटॉन इज स्टेबल, ऑप्शन नंबर A। 11th, photons of energy 7 electron volt are incident on a surface of work function 2 electron volt। तो एक हमारे पास सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, और इसके ऊपर मारा बेटा दन देना 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या, लाइट, फोटोन मारा तो मैंने लाइट मारा। अब क्या है कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कांपने लग जाते हैं भैया, निकल जाएंगे बाहर, तो बाकी का जो 5 बहुत तेज़ी से मारा है ना, तो बहुत तेज़ी से भागेगा, तो कितना तेज़ी से भागेगा, तो देखो बेटा मारा बेटा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ख़त्म हो गया बच्चे उसको निकालने में, है ना, घर से निकालने में, दौड़ाने में, अब बाकी जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो दौड़ेगा, तो दिस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो K इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so half mv square is equal to 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, है ना, जो उसमें जूल में कन्वर्ट कर लिए। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 5 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और नीचे जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दोगे, ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अब काट कुट सही से करो, इसको काट देंगे, ये जो आ जाएगा 10, ये हो गया बेटा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1.6 ये हो गया 16। अभी काट कुट करने से पहले ध्यान रखो, तो v स्क्वायर इक्वल टू 16 बाई ये 9.1 इंटू, अब इन दोनों का खेल देख लेते हैं कितना है, तो ये हो गया बेटा 10 टू द पावर माइनस 19, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 19 प्लस 31, सो 31 कितना बच गया 12, हाँ 12,
तो ये हो गया बेटा 16/9.1 इंटू 10⁻12, ये आ गया v स्क्वायर, है ना। तो v क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर दो, तो ये हो गया बच्चे 4/3 इंटू 10⁻6, और 4/3 होता है 1.33 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा वेलोसिटी। क्लियर, कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज प्रोपोर्शनल टू। तो हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, और हम ये भी जानते हैं कि भैया p जो होता है p इज इक्वल टू √2me होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया h/√2me। सो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√me। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, चलिए, टू वेव्स हैविंग इंटेंसिटीज इन द रेशियो 9:1 एग्जिबिट इंटरफेरेंस, है ना जी। दो गो वेव है, इंटरफेरेंस कर रहा है और दोनों का इंटेंसिटी दिया है 9:1। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज। अब कह रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। तो बेटा अब ये देखो कि हम जानते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। सो बेटा A1 इज प्रोपोर्शनल टू √I1 एंड A2 इज प्रोपोर्शनल टू √I2, ये हो गया, है ना। सो A1 इज प्रोपोर्शनल टू √9, A2 इज प्रोपोर्शनल टू √1, तो A1 इज प्रोपोर्शनल टू 3, A2 इज प्रोपोर्शनल टू 1, ये आ गया। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया बेटा I max इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 का होल स्क्वायर 16। और मिनिमम इंटेंसिटी I min इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चे 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। तो रेशियो क्या हो जाएगा, I max टू I min 16/4, काट-कूट करो 4:1, 4/1, है ना, तो 4:1। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट वेव्स। तो कौन सा है जो कॉमन नहीं है। तो इसमें से हम देखेंगे इंटरफेरेंस होता है दोनों में, डिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, पोलराइजेशन नहीं होता। ये लाइट वेव की प्रॉपर्टी है, ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी है, एंड लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 15, a circular coil A has a radius R and carries a current I. Another coil B has a radius R and carries current 2I. तो एक coil है, रेडियस R, इसमें करंट I, ठीक है बेटा, बड़ा सा coil है और रेडियस 2R, करंट 2I। अब कह रहा है कि दोनों के द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BA एंड BB एट द सेंटर ऑफ द टू कॉइल। तो दोनों के कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर B इज इक्वल टू μ0I/2R, ये होता है फॉर्मूला। तो BA इक्वल टू, तो ये सीधा सीधा ऐसे ही आ गया μ0I/2R, एंड BB इक्वल टू, जब हम इस फॉर्मूला में डालेंगे तो I की जगह आ जाएगा बेटा 2I और R की जगह आ जाएगा बेटा 2R, ठीक है। अब दोनों का रेशियो लो, BA/BB रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, ये 2R कट गया, μ0 कट गया, I कट गया, 2 भी यहाँ कट गया, तो बेटा ये 1:1 का रेशियो आया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। अभी हमने देखा बेटा, इसको हमने जूल में कन्वर्ट किया, तो ये एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट आवर, ये भी एनर्जी का यूनिट है, घर में हम लोग बिजली कंज्यूम करते हैं ना, तो किलोवाट आवर में जूल, ये तो है ही है यार, सबसे एकदम इंपॉर्टेंट वाला यही है। दूसरा बेटा हॉर्स पावर, ये पावर का यूनिट है, नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट। तो देखो, द क्वांटिटीज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन आर लीनियर मोमेंटम एंड, तो इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, तो ये उठा करके यहाँ लिख देंगे। इन न्यूक्लियर रिएक्शन डैश इज कंजर्व्ड, क्या कंजर्व होता है, तो बेटा मास और एनर्जी, ठीक है, तो सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो ये वाला उठा करके यहाँ लिख दोगे। चलो नेक्स्ट, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 and 2 दैट फॉलोज। ठीक है, तो पैसेज पढ़िए। A spherical metal bob of mass 100 gram is attached to a 1 meter long string and suspended from a rigid support। ठीक है, तो गोला है, गोल लटकल है, ऐसे ऐसे लटक रहा है, झूल रहा है रिजिड सपोर्ट से। इट इज़ देन डिस्प्लेस्ड टू वन साइड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ टू पोजीशन ए, तो यहाँ से इसको घसीट करके कौन यहाँ ले गया। ठीक है, ऐसे है था शैतान बच्चा सब, उठा दिया ऊपर। विच इज़ 5 सेंटीमीटर एबव इट्स इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन पे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब एट पोजीशन ए इज, तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पी का तो सिंपल फॉर्मूला है mgh, मास कितना दे रहे हो 100 ग्राम, तो P इक्वल टू mgh, तो 0.1 kg में इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 इंटू 10 जी की वैल्यू, तो ये हो गया बच्चे 0.05 जूल। सो 0.05 जूल, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन रिलीज फ्रॉम पोजीशन ए व्हाट वेलोसिटी इट विल पास थ्रू पोजीशन ओ, तो जब यहाँ से छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर किस वेलोसिटी से आएगा, तो बेटा यहाँ पर जितना पोटेंशियल एनर्जी था पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, माने के इज इक्वल टू एट दिस पॉइंट के इज इक्वल टू 0.05 जूल, है ना, मतलब हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 0.05 जूल। ठीक है जी, अब आइए यहाँ से निकाल लेते हैं वेलोसिटी का। चलो इसको थोड़ा सा हटा दें, ऊपर कर दें इसको। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.05 डिवाइड बाई मास m, तो 0.1। काट कूट कर, तो यहाँ पर काट कूट करने के लिए यहाँ 10 टू द पावर -2, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, और इसको ठीक से कर देते हैं, ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2, डेसिमल हटा देते हैं यार, -2 क्यों करें, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और इसको जो है इसके लिए ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई, ये आ गया, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 1, तो v स्क्वायर इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 19, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, तो पढ़िए और इसका आंसर दीजिए इसको देख के। द फोर्स F वर्सेज डिस्प्लेसमेंट x ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो फोर्स वर्सेज ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिया है। चलिए देख लिए इसको, अब बताइए। द बॉडी स्टार्ट्स डिसेलरेटिंग एट पॉइंट डैश ऑफ द ग्राफ, तो डिसेलरेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, तो देखो जहाँ से फोर्स कम होना शुरू होगा वहाँ से डिसेलरेशन शुरू होगा, तो इस पॉइंट पे फोर्स 10 न्यूटन है, इस पॉइंट पे फोर्स बढ़ रहा है, और इस पॉइंट से फोर्स जो है वो कम होना चालू हो रहा है। ठीक है, तो डिसेलरेशन पॉइंट सी से शुरू होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम वर्क इज डन बाई इट व्हेन इट मूव्स बिटवीन, मैक्सिमम वर्क कब डन होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू क्या, डिस्टेंस x। ठीक है, तो फोर्स इंटू x, तो निकाल लेंगे बेटा कि फोर्स और x जो है कहाँ पर है, मैक्सिमम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्या क्या दिया हुआ है, इट मूव्स बिटवीन 2 to 3, 2 से 3 यहाँ मूव कर रहा है तब हो रहा है, 3 से 4 यहाँ मूव कर रहा है तब हो रहा है, या 4 से 5 यहाँ मूव कर रहा है तब हो रहा है, या फिर 1 से 2 मीटर में यहाँ मूव कर रहा है तब। नहीं, यहाँ नहीं, देखो बेटा यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर लेंगे तो फोर्स कम हो रहा है। ठीक है, फोर्स यहाँ पर कम होता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे तो ज़्यादा हमको कहाँ पर मिलेगा। ठीक है जी, ज़्यादा हमको मिलेगा बेटा, देखो ये अगर हम 2 से 3 पे देखें तो इन दोनों का अगर हम एवरेज देखें
ठीक है। फोर्स का जो हम निकालेंगे तो हम एवरेज निकालेंगे ना, फोर्स वेरिएबल है। तो जो वर्क डन हो जाएगा तो यहाँ पर फोर्स अगर हम मान लो कि हम कैसे निकालेंगे वर्क डन, एफ इंटू यहाँ पर इसका निकाल देंगे, इसका एरिया निकालेंगे, एक इसका एरिया निकालेंगे और दूसरा है बेटा कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो साफ साफ हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया जब हम निकालेंगे है ना, तो हमको ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? हमको एरिया ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर इज बिटवीन 3 and 4। तो सीधा है कि भैया देख लेना है कि एरिया एफ एक्स ग्राफ का एरिया हमको वर्क देता है, तो एरिया ज़्यादा इसे देख के ही लग रहा है कि भैया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, चारों नंबर में से ज़्यादा एरिया किसका है? इसका है। तो बिटवीन 3 and 4। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। फिल इन द ब्लैंक्स। द फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन ग्लास एंड वाटर आर। तो अब देखो ग्लास पानी में, जब शीशे के ग्लास में जब हम पानी डालते हैं तो देखेंगे कि ग्लास पे पानी चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि ग्लास से वो पानी का मॉलिक्यूल ग्लास में जब हम डालते हैं तो पानी का जो इंटरेक्शन है वो कम है और ग्लास वाटर का इंटरेक्शन या फिर एडहेशन का है। ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल का कोहेशन कम है वाटर ग्लास के एडहेशन से। ठीक है। तो द फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन ग्लास एंड वाटर आर हायर या ग्रेटर या स्ट्रॉन्गर देन दी कोहेशन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। तो विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको कह सकते हैं हम बेटा कि प्रेशर पास्कल सेकंड भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये तो बेटा प्रेशर का यूनिट हो गया। तो प्रेशर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। मैच द कॉलम 1 विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉलम 2। मिलाइए। रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1000 स्ट्रीमलाइन फ्लो है? हाँ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसका हो गया बच्चे, इसका हो गया तुम्हारा बी और इसका हो गया डी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22। सेकेंडरी रेनबो इज डैश देन द प्राइमरी रेनबो। तो जो सेकेंडरी रेनबो होता है वो हल्का होता है, प्राइमरी रेनबो एकदम तगड़ा होता है, स्ट्रॉन्गर। ठीक है जी, कलरफुल, ब्राइट। और जो सेकेंडरी रेनबो होता है वो फेंट होता है। ठीक है। तो फेंट होता है, फीका। इसलिए कहें कि ये सब करना जरूरी है बेटा, नहीं तो फिर लिखिए नहीं पाओगे। अब हल्का थोड़े लिख करके आओगे कि हल्का होता है एग्जाम में, तो पता होना चाहिए ना कि प्रॉपर वर्ड भी क्या लिखना है। रेड कलर ऑफ द स्काई नियर द हॉरिजन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ डैश ऑफ लाइट। तो सुबह सुबह और शाम को लाल रंग दिखता है ना? क्यों दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ लिखेंगे बेटा स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 23। मैच द कॉलम स्टेटमेंट ऑफ कॉलम 1 विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉलम 2। मिलाइए। अ बीम ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई एमिटेड इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई अल्फा बीटा गामा। अल्फा रे है ना? अल्फा रे। तो अल्फा रे इज हीलियम न्यूक्लियाई। तो इसका हो गया बेटा 1 का हो गया ए। लिस्ट आयोनाइजिंग रेडियो एक्टिव रेडिएशन। तो लिस्ट आयोनाइजिंग कौन सा होगा? तो बेटा वो होगा गामा रे। ठीक है। देखो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो लीस्ट आयोनाइजिंग होता है ना? तो गामा रे सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो ये लीस्ट आयोनाइजिंग होगा। और ये जो है हाईली आयोनाइजेबल, तो इसकी पावर कम रहती है, बहुत दूर तक नहीं जाएगा, इसकी पावर कम रहती है। क्लियर है? तो इसका हो गया बेटा 2 का ए, 1 का ए, 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 24। मैच द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलम 1 विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉलम 2। तो 1 को 2 से मिलाइए। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? तो ये होगा बेटा ऑप्शन नंबर ये न्यू इक्वल टू 1/4L अंडर रूट गामा P बाई रो डेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर डी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ एन ओपन पाइप। तो ओपन पाइप का होगा इसका हाफ कहाँ पे? ये रहा। इसका सॉरी हाफ नहीं बेटा, इसका डबल ये रहा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देख लो इसको एक बारी। ठीक है। इसको रट्टा मार लेना। चलो
राइट ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सही है तो ट्रू लिखिए, करेक्ट है तो, और गलत है तो इनकरेक्ट लिखिए, फॉल्स लिखिए। वर्क डन पर साइकिल ऑफ बाय एन आइडियल हीट इंजन working between 127 degree Celsius and 327 degree Celsius and absorbing 1000 calories per cycle from the source will be 1400 जूल। तो जो है एक आइडियल हीट इंजन है ना, वो उसका वो वर्क कर रहा है बिटवीन दिस टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस एंड 327 डिग्री सेल्सियस। तो हम निकालते हैं बेटा इफिशियंसी, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस ये जो होगा T2, छोटा वाले को लेना है T2, बड़े वाले को लेना है T1। अब दिमाग में आउट हो जाता है ना कभी कभी, T2 किसको लेंगे, T1 किसको लेंगे। तो भाई सीधा सीधा बात है कि इफ़िशियंसी, ठीक है, 1 से ऊपर नहीं हो सकता है, निगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो अगर हम मान लो कि इसको अगर हम इसको बड़ा वाला ले लेते हैं तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो निगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान में रखना हमेशा T2 जो है ऊपर में छोटा वाला लोगे और T1 जो है वो बड़ा वाला लोगे। और ये जो सेल्सियस में दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में, है ना, केल्विन महाराज का लोगे। तो 127 में प्लस 273 करेंगे तो मिला 400, और 327 में प्लस 273 करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के तो मिला 600। तो ये आ गया बेटा 1 माइनस 400/600, काटो 0 0 को, तो ये 2/3 आया, ये आया बेटा 2/3। तो 1 माइनस 2/3 1/3, तो ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। अब क्या है कि ठीक है ना, तो वर्क डन WD इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू हीट, कितना ले रहा है। तो इफिशियंसी है बेटा 1/3, हीट कितना ले रहा है 1000 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज पर साइकिल। कैलोरी को कन्वर्ट करो जूल में तो 4.2 में कन्वर्ट कर दो। तो जब 3 को से डिवाइड करेंगे 4.2 को तो ये आएगा 1.4। तो 1.4 इंटू 1000 1400 जूल। ये आंसर आ गया हमारा, सही है, दिस इज ट्रू। सेकंड है बेटा इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म्स आफ्टर मेल्टिंग। तो कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी आइस का 0 डिग्री पे और इंटरनल एनर्जी वाटर का 0 डिग्री पे किसका ज़्यादा है। तो ये कह रहा है कि आइस का ज़्यादा है। देखो आइस में अगर हम हीट देते हैं तब हमको वाटर मिलता है ना, फ्यूजन वाला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब हम हीट देते हैं तब वो वाटर बनता है, और वाटर से जब हम हीट निकालते हैं तब वो आइस बनता है। तो भैया वाटर से हीट निकालना है तो ज़्यादा है ना वाटर के पास, आइस के पास कम है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। ठीक है जी, आइस के वाटर के पास ज़्यादा है, जब उसमें से हम निकाल लेंगे तब वो आइस बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, मैच द स्टेटमेंट ऑफ कॉलम 1 विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉलम 2। तो 1 2 को मैच कराइए। इंडिकेटर डायग्राम ऑफ एन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, बार जो है प्रेशर का यूनिट है, तो आइसोबार मतलब समझ लेना बेटा प्रेशर कांस्टेंट। तो ये देखो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए आ गया। The device used to transfer heat from a chamber at low temperature to a chamber at high temperature। तो लो टेम्परेचर से हीट को खींच करके, जैसे फ्रिज क्या है, फ्रिज में हम कोई चीज़ रखते हैं और तो क्या होता है, जैसे कि मान लो कि दिस इज फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इसमें रख करके हमने रख दिया दूध, मिल्क, है ना। तो मिल्क था बेटा 27 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसमें से ठीक है उस मिल्क में से वो हीट निकाल के बाहर जहाँ टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस बाहर फेंक रहा है। तो लो टेम्परेचर से बाहर हाई टेम्परेचर को दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये रिवर्स हीट इंजन, मतलब हमारा रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे जो दिया हुआ है देखो, हीट इंजन तो नहीं होगा, हीट इंजन हाई से लो पे जाता है, लो से बाहर फेंकना है हाई पे, तो रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, fill in the blanks। Two bodies having equal temperature when brought in contact with will be found in। तो इक्वल टेम्परेचर के चीज़ों को जब हम एक साथ ले आते हैं कांटेक्ट में तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नो हीट इंजन कैन हैव इफिशियंसी ग्रेटर देन अ, तो एक हीट इंजन की एफिशिएंसी किससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो बेटा कार्नोट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती, देन अ कार्नोट इंजन, देन एन आइडियल कार्नोट इंजन कह लो, आइडियल। ठीक है, तो कार्नोट इंजन जो है आइडियल कार्नोट इंजन लिखना है, ये जो है इसको हम काट देते हैं बेटा, यहाँ आइडियल वर्ड यूज करोगे, आइडियल कार्नोट इंजन।
क्वेश्चन नंबर 28, राइट ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन क्लोज्ड पाइप द इवन हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। जो क्लोज्ड पाइप होता है उसमें बेटा न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 यही सब मिलेगा, इवन वाला नहीं, सॉरी न्यू 1 न्यू 3 या फिर कह लो कि N1 N3 यही सब मिलेगा, N5 ऑड, इवन नहीं मिलेगा, तो ये सही है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो साउंड का वेलोसिटी प्रेशर के साथ चेंज नहीं करता है। ठीक है, इन एयर क्यों नहीं करता है? देखो बेटा, ऐसा है कि हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो प्रेशर पे और डेंसिटी दोनों पे डिपेंड है। तो अगर प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो उसी प्रोपोर्शन में डेंसिटी कम ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी, है ना। तो के ई इज इक्वल टू ये आ गया बेटा टोटल एनर्जी के बराबर माइनस टी, एंड पी इज इक्वल टू जो होता है, ठीक है, ये 2 टाइम्स टी होता है। क्लियर? सो तो ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी -3.4 EV, तो ये आ गया 3.4 EV। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 2 इंटू -3.4, तो ये आ गया -6.8 EV। द काइनेटिक एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट। तो काइनेटिक एनर्जी निकल गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला ये याद रखिएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू, एंड अगेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, या फिर कह लो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई, एंड टोटल एनर्जी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2 टाइम इज इक्वल टू पी का हाफ, इसका और पार्ट। The radius of the innermost electron orbit of hydrogen atom is 0.5 angstrom. Calculate the radius of its second orbit. तो फर्स्ट ऑर्बिट का दिया हुआ है, भोर रेडियस दिया हुआ है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो निकालेंगे Rn इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये होता है बेटा n² इंटू R0, है ना। तो ये हो गया, हमको निकालना है सेकंड का, तो 2² इंटू R0 की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रम, तो ये आ गया 4 इंटू 0.53, तो ये 2.12 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा 2.13 एंगस्ट्रम, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, ऐसे लिखो। अब इसके बाद आता है बेटा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप है, तो ये हमने यहाँ दे दिया है, यहाँ पर इसको देख करके लिख लीजिए आप। इसको हम एक्सप्लेन क्या करें, इसके लिए आपको सब्जेक्टिव पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से देख लो। ये आंसर है बेटा प्रॉपर फॉर्मेट के लिए ना, हमने दूसरे उसमें डाला हुआ है प्रॉपर फॉर्मेट, उसको देख के बनाइएगा। फिलहाल जो है इसका शॉर्टकट में जितना जल्दी हो पाया हमने काम किया है, ताकि आपको दे पाएँ एग्ज़ाम से पहले सही से तुम कर पाओ। ठीक है, चलो, ये सब बना हुआ है, इसका पहले का PYQ में है ये चीज़, ये पूरा बना हुआ है, तो इसको मत बनाना ऐसे, पहले वाला PYQ देख करके करना जो हम करा रखे हैं। इसमें से खाली क्वेश्चन देखो और उसका रिलेटेड आंसर देखो। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना। चलो, यहाँ पर सर्किट डायग्राम नहीं बना हुआ है तो बना ही लोगे, है ना। सीरीज और पैरेलल का सर्किट डायग्राम, सीरीज का ऐसे 3 होगा ना, ऐसे, और पैरेलल के लिए ऐसे बना करके डिराइव कर देना। यहाँ पर है, देख लेना। ठीक है, नहीं कर पाए हम, टाइम नहीं मिला बेटा, नहीं कर पाया। ठीक है जी, ये व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, ये सब देख लीजिएगा, सब PYQ में है बेटा, पुराना वाला जो PYQ है ना उसमें है, सारा बना लेना इसका। ठीक है, नहीं कर पाए हम, पूरा टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला, समय के अभाव के कारण नहीं कर पाए, तो जितना हम कर पाए आपके पास हम ले करके आए, एक्सप्लेन कर दिए। बाकी सब्जेक्टिव वाला पूरा डाला हुआ है, ठीक है, उसको देख करके आप कर लीजिएगा। चलिए बच्चे,
उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है वो डिटेल में समझ में आ गया होगा। बाकी का 40 नंबर सब्जेक्टिव के लिए इसको देखिए, उसके लिए पूरा थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर PYQs है बाकी सब उसको हमने करवा रखा है, उसको सही से कर लोगे, तैयारी परफेक्ट होगी। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।